everyone, I Sarika Shokal, your biology educator from 100 Plus Academy. So welcome again. Last time बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? What is cell? Cell theory, prokaryotic cell, eukaryotic cell, the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? Components of eukaryotic cell, जिसमें हमने first component deal कर लिया था, that is your plasma membrane. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो रेस्ट हमारे कंपोनेंट्स बचे हुए हैं उनको स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है? सेल वॉल। देखो बच्चों, आपके पास जो सेल वॉल है, ठीक है, वो क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। आउटर मोस्ट मीन्स ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद एक और आपकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज योर सेल वॉल। क्लियर? सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों हमारी क्या रहेगी? रिजिड रहेगी, और साथ में आपकी नॉन लिविंग रहेगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है कि जो सेल वॉल है वो आपकी क्या है? फ्रीली परमिएबल है। तो आपके सेल वॉल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो क्या करेंगे? आपकी सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, रिजिड है, नॉन लिविंग है और फ्रीली परमिएबल है। क्लियर? सेल वॉल आपकी प्लांट्स में प्रेजेंट रहेगी, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगी और फंगस में प्रेजेंट रहेगी, बट एनिमल्स में एब्सेंट रहेगी। तो प्लांट्स में आपकी जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज या फिर हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज। क्लियर? बैक्टीरिया में आपकी सेल वॉल किस चीज की बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। फंगस में जो आपकी सेल वॉल है वो किस चीज की बनी है? काइटिन। काइटिन, जिसको आप चिटिन चिटिन बोलते रहते हैं। क्लियर? देखो, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, क्योंकि उन्होंने नॉन लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। बेसिकली नॉन लिविंग तो नहीं बोलेंगे, डेड सेल को, ठीक है। तो डेड सेल में आपके पास जो लिविंग कंटेंट था वो खत्म हो चुका था, और आपके पास सिर्फ क्या थी? बाउंड्रीज थी, और वो बाउंड्री आपकी क्या थी? सेल वॉल थी। तो सेल वॉल किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आपके पास आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? मेंटेन मेंटेन द शेप ऑफ सेल। मेंटेन द शेप ऑफ सेल। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा? प्रोवाइड प्रोवाइड रिजिडिटी द सेल। एंड लास्ट आपके पास जो फंक्शन रहेगा सेल वॉल का वो क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब फ्रीली परमिएबल है तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट आपका सेल वॉल के अक्रॉस हो सकता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो आपके पास आता है न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। बाउंड ऑर्गेनली। क्लियर? देखो, ये आपकी क्या है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये आपकी क्या है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे आपके पास सेल के अंदर क्या रहता है? फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। वैसे ही आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर फर्दर क्या रहती है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बॉडी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन रहता है ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज योर डीएनए। ये वही डीएनए है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर पास ऑन होता है। क्लियर? उसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज योर न्यूक्लियर पोर। यही वो पोर है जिसके थ्रू क्या होगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यानी न्यूक्लियस से चीजें साइटोप्लाज्म में जाएंगी, और साइटोप्लाज्म से चीजें कहाँ आएंगी? न्यूक्लियस में आएंगी। क्लियर? चलिए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोला जाता है? हेड क्वार्टर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर? चलिए, अब हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या रहेगा? कंट्रोल ऑल द cellular activities. Control all the cellular activities.
क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, कैरीज जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस कैरीज जेनेटिक मटेरियल। थर्ड आपके पास जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो न्यूक्लियस आपका क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा आरएनए को। क्लियर। चलिए, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है दैट इज योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी फ्लूइड जो किस चीज से बना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट, प्रोटीन, एंजाइम्स, जो किसमें डिसॉल्व है, वाटर के अंदर। मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आपके पास जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर। वाटर की कंसंट्रेशन कम है, यानी सॉल्वेंट कम है। साइटोप्लाज्म हमारा प्रेजेंट कहाँ रहता है, इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये फ्लूइड जो है ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। क्लियर। साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, मेन अरीना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। मींस जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कौन कर रहा था, न्यूक्लियस, लेकिन वो परफॉर्म कहाँ हो रही है, आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर। चलिए, इसके बाद हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहला आपके पास जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा प्रोवाइड मीडियम फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट। आपका ट्रांसपोर्ट रहता है वो किसके अक्रॉस ही रहेगा, अक्रॉस मेनली, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेली है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है ना, वो मीडियम कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपका साइटोप्लाज्म। थर्ड आपके पास मेन फंक्शन रहेगा मेंटेन्स आयनिक बैलेंस ऑफ द सेल। आयनिक बैलेंस मीन्स पीएच ऑफ द सेल। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसी की क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या है, कंटिन्यूएशन है। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। क्या मतलब होता है, नेटवर्क हमारा कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज अ नेटवर्क। क्लियर। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सारे यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, बट एब्सेंट रहेगा किसमें, मैमेलियन आरबीसी। देन हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेनली दो कंपोनेंट हैं, एक आपके पास आता है SER और दूसरा आता है आपके पास RER। SER हमारा क्या रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER हमारा क्या रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ER को हम स्मूथ क्यों बोलते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। और RER को हम रफ क्यों बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। देखिए, ये आपके पास ER है, ये आपका क्या रहेगा, SER, क्योंकि यहाँ पे आपके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ अगर आपके पास ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है, तो फिर ये RER हो जाएगा हमारा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है हमारे पास चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट। मीन्स न्यूक्लियस से कोई चीज हमारी क्या आएगी, बाहर आ रही है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। उसके बाद हमारी कहाँ जाएगी, गोल्जी बॉडीज के पास, और गोल्जी बॉडीज से फिर हमारी कहाँ जाएगी, डिफरेंट जो फर्दर सेल ऑर्गेनेली है वहां पे। तो एक चैनल कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास SCR किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। क्लियर। RER हमारा हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, क्यों, क्योंकि वहां पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस स्पेसिफिकली क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ईआर है वहाँ हमारे क्या बनेंगे, लिपिड बनेंगे। लिपिड से फिर कोई वेसिकल, लिपिड जो है उसकी कोई वेसिकल, सपोज ये आपका ईआर है, यहाँ से वेसिकल फिर वापस से आपकी कहाँ जाएगी, गोल्जी बॉडीज के अंदर जाएगी, और ये वेसिकल अल्टीमेटली हमारी कहाँ फ्यूज हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, कि जो लिपिड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर। लास्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन इन लीवर सेल, लीवर सेल्स। तो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करना ड्रग्स का, ठीक है, या जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है, वो भी किसका फंक्शन है, ईआर का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है या ऑर्गेनली आती है वो क्या आती है, गोल्जी एपेरेटस। ईआर हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली था, ऐसे जो हमारे पास जो गोल्जी बॉडीज है वो भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। और किस चीज से बनी है, ऐसी स्टेक्स हैं, ठीक है, स्टेक्स, इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने, क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। क्लियर। डिस्कवरी हमारी गोल्जी एपेरेटस की किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, डिक्टियोसोम, क्या बोल सकते हैं, डिक्टियोसोम। जैसे हमारे पास ईआर सारी यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट था, वैसे ही गोल्जी बॉडीज भी सारी यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहती, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी एंड सीव सेल्स ऑफ प्लांट। ये सीव सेल्स आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, टिश्यू चैप्टर, प्लांट टिश्यू। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपेरेटस। तो पहला फंक्शन आपका रहेगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड। दूसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ईआर से कोई प्रोटीन या कोई भी लिपिड आया था, वो कहाँ गया था, गोल्जी बॉडीज के पास। तो गोल्जी बॉडीज फिर फर्दर उसको पैक करती है और डिफरेंट डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके पास क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। क्लियर। लास्ट आपका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला आफ्टर सेल डिवीजन। तो देखो, सपोज करो ये आपके पास एक सेल है और ये आपका दूसरा सेल है, कि इस सेल की ये सेल वॉल है और इस सेल की ये सेल वॉल है। तो यहाँ जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है दैट इज योर मिडल लैमेला, दैट इज योर मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। क्लियर, मिडल लैमेला, ठीक है। और मिडल लैमेला में आपके पास जो सेल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट शेयर कर सकते हैं, तो हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। देखो, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो सबसे पहले जो आउटर जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपके पास क्या है, स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो फोल्ड करके क्या बना रही है, क्रिस्टे बना रही है। ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड करके क्या बना रही है, क्रिस्टे बना रही है। देखो ये ऐसे, ये जो आपके स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रिस्टे हैं। आप लोग इसको शायद ऐसे बनाते हो, लाइक दिस, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, ये जो हमारे क्रिस्टे हैं इनके ऊपर आपके प्रेजेंट रहते हैं F0 F1 पार्टिकल। क्या प्रेजेंट रहते हैं, F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, यही F0 F1 पार्टिकल हमारा क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। तो F0 F1 पार्टिकल हमारे कहाँ प्रेजेंट है, क्रिस्टे में। और क्रिस्टे किसकी वजह से बने हैं, इनर मेम्ब्रेन की वजह। ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हमारा प्रेजेंट रहेगा बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हमारी स्पेसिफिक है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आप नोट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस ऑर्गेनली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। क्या मतलब है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली का,
बेसिकली जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, इट्स ओन डीएनए। तो कुछ प्रोटीन्स के कुछ इंफॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकता है और कुछ उसको कहाँ से कमांड मिलेगी, न्यूक्लियस से। दैट्स वाई सेमी ऑटोनोमस। क्लियर, सेमी ऑटोनोमस। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शन क्या क्या रहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रैब साइकिल एंड सबसे इंपॉर्टेंट एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा, ठीक है, गोल मटोल स्ट्रक्चर आता है, ऑर्गेनली आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सबसे अलग है क्योंकि उसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। तो राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली। तो किस चीज से बने हैं, आरएनए से और प्रोटीन से। किस चीज से बने हैं, आरएनए एंड प्रोटीन्स। यस, जो राइबोसोम्स है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेडे पार्टिकल्स बोलते हैं। और जो हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं बेसिकली आपकी दो सब यूनिट से मिलके बने हैं। वन इज योर लार्जर सब यूनिट, ठीक है, लार्ज सब यूनिट, वन इज योर स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट। जब भी हमें ट्रांसलेशन कराना होता है, ट्रांसलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो लार्जर सब यूनिट है और ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये क्या करेंगी, एसोसिएट कर जाएंगी, ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ Mg2+, मैग्नीशियम 2+ जो आयंस है ये हमारा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एसोसिएशन ऑफ बोथ द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। चलिए, इसके बाद हमारे पास राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन भी आपका क्या रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। दैट इज योर प्रोटीन सिंथेसिस, वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। चलिए, इसके बाद आपके पास आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे प्रेजेंट रहते हैं एल्गी, प्लांट सेल और कुछ लोअर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली एनिमल्स में एब्सेंट रहते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली थी, वैसे ही प्लास्टिड भी हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। चलिए, पिगमेंट टाइप के बेस पे या स्टोरेज टाइप के बेस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या हैं, प्लास्टिड्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, हीलियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हमारे डिफरेंट दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, इनको स्टोर करेंगे। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट आपको आप किसके लिए स्टोरेज रखेंगे, प्रोटीन के लिए, यानी आपकी प्रोटीन की स्टोरेज कौन करेगा, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, हीलियोप्लास्ट आपका मेनली फैटी एसिड्स प्लस लिपिड्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट मीन्स, क्रोमो मीन्स बेसिकली पिगमेंट। क्लियर। तो आपकी जो डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स हैं जिसमें आपके पास क्या रहते हैं, मल्टीपल कलर्स रहते हैं, ठीक है, कलर्स, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, क्रोमोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट मेनली हमारा किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो हमें इन डिटेल पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट हमारा ग्रीन कलर का है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। क्लियर। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर हमारे पास दो स्ट्रक्चर मेनली प्रेजेंट रहेंगे, एक आपका रहेगा स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा है वो आपका कैसा रहेगा, कलरलेस, और दूसरा आपका ग्रेना, क्या, ग्रेना या ग्रेनम, जो कि आपका किस कलर का रहेगा, मेनली ग्रीन कलर का रहेगा। और ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना आपके ऐसे स्टेक्स में प्रेजेंट रहेंगे और फिर वो आपका क्या बनाएंगे, थाइलाकोइड। क्लियर, थाइलाकोइड। देखिए यहाँ देखिए आप, ये एक सिंगल जो है ये आपका क्या है, ग्रेना, और ये पूरा जो स्टेक है ये आपका क्या है, थाइलाकोइड, थाइलाकोइड। और यहाँ पे आपके पास लिक्विड प्रेजेंट है, दैट इज योर मैट्रिक्स। क्लियर, मैट्रिक्स। समझ में आया। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली थी, वैसे ही हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है
वो भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, यानी इनके पास भी क्या है, खुद का डीएनए है, जिसकी वजह से वो कुछ प्रोटीन्स खुद के बना सकते हैं। बाकी जो प्रोटीन की जो कमांड है वो कौन देगा, न्यूक्लियस देगा। क्लियर। चलिए, इसके बाद आपके पास आते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मेन आपका फंक्शन क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस। आप क्या याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस, तो सिंथेसिस। अब जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है उसमें आपके पास दो टाइप से रिएक्शन होती है, एक लाइट डिपेंडेंट, एक डार्क डिपेंडेंट। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो हमारी ग्रेना में चलती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में चलती है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हम मेनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाने वाली जो ऑर्गेनली है, बेसिकली वो तो खाना बना रही है ना, ग्लूकोज, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल रहे थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वो क्या बना रहा था, एटीपी बना रहा था, करेंसी फॉर द सेल। क्लियर, मनी। और हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली क्या बना रहा है, फूड बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली आती है, दैट इज योर वैक्यूल। वैक्यूल हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, बट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रहेगी। इसके अंदर हमारे पास मेनली वाटर रहता है या कुछ और अदर सब्सटेंसेस रहते हैं जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं। और जो टोनोप्लास्ट है वो हमारी क्या है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, यानी जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, दैट इज योर टोनोप्लास्ट। क्लियर। देखो, जो प्लांट सेल्स है ना उनके अंदर आपको काफी बड़ी सी क्या मिलेगी, वैक्यूल मिलेगी, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं उनमें या तो मोस्टली एब्सेंट रहेगी, और अगर प्रेजेंट रहेगी तो फिर स्मॉल, बहुत ही छोटी छोटी। ठीक है, मोस्टली सिंगल ही रहती है और वो भी बहुत छोटी सी। अब हमारे पास फंक्शन आते हैं वैक्यूल के, तो मेन आपका फंक्शन क्या है, सोल्यूट को स्टोर करना, आयन को स्टोर करना, जिससे वो क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक जो बैलेंस है सेल का वो मेंटेन हो जाएगा, या ऑस्मोटिक बैलेंस में आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जितने भी बायो प्रोडक्ट्स हैं, कि बायो प्रोडक्ट जितने भी आपके मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोड्यूस होंगे वो सारे कहाँ स्टोर हो जाएंगे, वैक्यूल के अंदर। देखो, ये आपका पूरा एक प्लांट सेल है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसके लिए है, वैक्यूल के लिए। तो लार्ज वैक्यूल आपकी कहाँ प्रेजेंट रहती है, इन केस ऑफ प्लांट सेल। क्लियर। एनिमल सेल में आपकी ऑलमोस्ट एब्सेंट ही रहती है, और अगर प्रेजेंट भी है तो बहुत छोटी सी। लास्ट लास्ट तो नहीं, बट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली, दैट इज योर लाइसोसोम। लाइसोसोम भी हमारे पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, और जो लाइसोसोम है उसका जो पीएच वो कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। क्यों एसिडिक रहता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेस। जो लाइसोसोम्स होते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। चलिए, अब हमारे पास फंक्शंस आते हैं लाइसोसोम के। तो मेनली देखो, एसिडिक है तो बेसिकली क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। अब डाइजेशन हमारा दोनों तरीके से हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी या फिर एक्स्ट्रासेलुलर भी। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने लिखा है मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग टेडपोल। ठीक है, तो देखो आपने टेडपोल देखा होगा ना, कुछ इस टाइप से रहता है आपका टेडपोल, जिसमें एक आपकी टेल भी रहती है। तो ये टेल का डिग्रेडेशन, ठीक है, ये टेल हमारी डाइजेस्ट हो जाती है किसकी हेल्प से, लाइसोसोम्स की हेल्प से। और फिर हमारे पास मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, लार्वा हमारा अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रॉग बॉडी के अंदर। क्लियर। तो जो मेटामॉर्फोसिस है टेडपोल का, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, बेसिकली लाइसोसोम की हेल्प से हो रहा है। चलिए, अब हमारे पास इस चैप्टर का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है, या उसमें क्या एब्सेंट है और उसमें क्या एब्सेंट है। तो देखो, आपके पास जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल क्या रहेगी, रिजिड शेप की रहेगी, ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं रहेगी। क्लियर। अभी हमने पढ़ा था कि जो
हमारे पास वैक्यूल है प्लांट्स में, वो क्या है, काफी लार्ज है और पूरा मोस्टली सरफेस एरिया किसकी वजह से है, सेल का, सेल वैक्यूल की वजह से। बट एनिमल्स में आपके पास क्या है, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तीसरा आपके पास जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट रहेगा, प्लांट सेल में, एब्सेंट रहेगा एनिमल सेल्स में। क्लियर। प्लांट सेल में आपके पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते, बट एनिमल सेल में आपके पास सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और जो लाइसोसोम्स है बच्चों, लाइसोसोम्स भी हमारे मेनली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल्स में, और एब्सेंट रहते हैं प्लांट सेल में। क्लियर। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे मेक श्योर करेंगे कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं फर्दर फिर आपकी क्वेरीज को डील करूंगी। तो थैंक यू, बाय बाय।